Welcome to SSC GS Junction. Here you will find the easiest methods, high quality notes, shortcut tricks and daily current affairs. कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल और विविध देश सिर्फ एक किताब के नियमों पर कैसे चलता है? आज हम इसी किताब यानी भारतीय संविधान के अंदर झांकेंगे, इसके उन चैप्टर्स या भागों को समझेंगे जो असल में हमारे देश की नींव हैं। तो सवाल ये उठता है कि संविधान को इतने सारे भागों में क्यों बांटा गया? क्या ये बस एक लंबी सी लिस्ट है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक शानदार तर्क है। ठीक वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट एक बड़ी इमारत का नक्शा बनाता है, हर हिस्सा अपनी जगह पर एक खास मकसद के साथ। तो चलिए इस नक्शे को पढ़ना सीखते हैं। तो हमारी इस पड़ताल का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे नींव से, फिर देखेंगे सरकार की मशीनरी को, समझेंगे कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि भाई ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए संविधान को एक राष्ट्र के ब्लूप्रिंट की तरह देखें। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह हमारे देश का भी एक बहुत मजबूत, बहुत डिटेल्ड डिज़ाइन है, और वो डिज़ाइन है हमारा संविधान। तो ये जो भाग हैं, ये आखिर हैं क्या चीज़? बस इन्हें संविधान के चैप्टर समझिए। जैसे एक रेसिपी बुक में मीठे की सारी रेसिपीज एक चैप्टर में होती है ना? ठीक वैसे ही संविधान में मान लीजिए नागरिकता से जुड़े जितने भी नियम हैं, जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं, वो सब एक ही भाग में डाल दिए गए हैं। इससे होता यह है कि सैकड़ों नियमों के जाल में हम उलझते नहीं और हर टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाता है। किसी भी इमारत की नींव सबसे ज़रूरी होती है। तो हमारे संविधान रूपी इमारत की नींव क्या है? वो है हम, यानी नागरिक और हमारे अधिकार। आइए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट कैसे तय करता है कि भारतीय होने का असल मतलब क्या है। सोचिए, आप एक नया देश बना रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप उसकी सीमाएं तय करेंगे, है ना, कि देश कहाँ से कहाँ तक फैला है। ये हो गया भाग 1। फिर आप तय करेंगे कि भाई इसका नागरिक कौन होगा। ये आ गया भाग 2 में। और फिर सबसे ज़रूरी बात, आप उन नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार देंगे जो उनसे कोई छीन नहीं सकता, और साथ ही देश के प्रति उनके कुछ फर्ज भी तय करेंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा भाग 3, 4 और 4A में। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार वो पक्के वाले नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई इन्हें तोड़ता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं कि देखिए मेरे अधिकार का हनन हुआ। दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व एक तरह की अच्छी सलाह हैं, जो सरकार को ये बताते हैं कि एक अच्छा, एक कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए। ये एक लक्ष्य है, एक गाइडलाइन है, लेकिन आप किसी को अच्छी सलाह ना मानने के लिए अदालत नहीं घसीट सकते, है ना? ठीक है, नींव तो तैयार हो गई। अब इस इमारत की दीवारें और छत बनाने का समय है, यानी वो मशीनरी जो देश को चलाएगी। आखिर ये सरकार खुद कैसे काम करेगी? यहाँ हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन अपनाया। उन्होंने देश चलाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 पैरेलल इंजन बना दिए। एक बड़ा इंजन केंद्र में जो पूरे देश को चलाता है, और ठीक वैसे ही छोटे छोटे इंजन हर राज्य के लिए जो अपने अपने इलाकों को संभालते हैं। और देखिए ये कितना शानदार और सरल है। संविधान ने केंद्र और राज्यों के लिए लगभग एक जैसी ही प्रणाली बना दी है। जो रोल केंद्र में राष्ट्रपति और संसद का है, करीब करीब वही रोल राज्यों में राज्यपाल और विधानमंडल का है। ये एक कॉपी पेस्ट डिजाइन जैसा है, जिससे पूरे देश में शासन में एक सिमेट्री, एक स्पष्टता बनी रहती है। तो हमारे पास 2 तरह के इंजन हैं, एक केंद्र का और कई सारे राज्यों के। लेकिन सवाल ये है कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं बिना एक दूसरे से टकराए? इसका जवाब छिपा है शक्तियों और संसाधनों के बंटवारे में। असल में भारत का शासन एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर राष्ट्रीय मुद्दों के लिए संघ सरकार, फिर उसके नीचे राज्यों के मसलों के लिए राज्य सरकारें, और सबसे जरूरी बिल्कुल जमीनी स्तर पर हमारे आपके गली मोहल्ले के मुद्दों के लिए स्थानीय सरकारें, यानी पंचायतें और नगर पालिकाएं, जिनका जिक्र भाग 9 और 9A में मिलता है। तो सरकार के इन सभी स्तरों को आपस में जोड़ने वाली तारें कहाँ हैं? वो तारें हैं ये भाग। इन्हें आप हमारे संघीय ढांचे की वायरिंग कह सकते हैं। जैसे सही वायरिंग के बिना एक इमारत में बिजली काम नहीं कर सकती, ठीक वैसे ही इन भागों के बिना केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम ही नहीं कर सकती। ये तय करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, किसके पास कितनी ताकत होगी और किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। हमने इमारत बना ली, वायरिंग भी हो गई, लेकिन अब इसे चलाना कैसे है? और अगर भविष्य में कुछ बदलने या सुधारने की जरूरत पड़े तो यहीं पर संविधान का ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। जैसे आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपडेट करता है और वायरस से बचाता है, वैसे ही संविधान में भी कुछ खास भाग हैं।
भाग 15 चुनावों के जरिए लोकतंत्र को रिफ्रेश करता रहता है। भाग 18 किसी बड़े संकट के समय देश के लिए एक एंटीवायरस की तरह काम करता है। और भाग 20 ये तो समझ लीजिए संविधान का सॉफ्टवेयर अपडेट बटन है। इस नंबर को याद रखिए, 368। ये वो जादुई अनुच्छेद है जो हमारे संविधान को पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जीते जागते बढ़ते हुए पेड़ की तरह बनाता है। यही अनुच्छेद संसद को ये शक्ति देता है कि वो समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सके, यानी नई शाखाएं उगा सके। और इसी वजह से हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है। तो जैसा हमने देखा, संविधान के जो भाग हैं वो सिर्फ चैप्टर्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी तार्किक कहानी कहते हैं। देश की नींव रखने से लेकर सरकार की मशीनरी बनाने तक, फिर उस मशीनरी के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने और आखिर में उसे चलाने और वक्त के साथ अपडेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम देने तक, ये सच में एक राष्ट्र का संपूर्ण ब्लूप्रिंट है। तो अगली बार जब भारत के बारे में सोचें तो इस अविश्वसनीय ब्लूप्रिंट के बारे में जरूर सोचिएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, 70 साल से ज्यादा हमारा मार्गदर्शन करने के बाद क्या ये ढांचा भविष्य की चुनौतियों के लिए भी उतना ही तैयार है? क्या ये आने वाली पीढ़ियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगा? खैर, इसका जवाब शायद हम सब पर ही निर्भर करता है। Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Download free notes. Link is available in the description.